Konnichiwa guys, what's up? How are you doing? Welcome to a brand new video. आज की वीडियो में हम पाइथन का एक इनपुट स्टेटमेंट और एक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट जिसे हम प्रिंट स्टेटमेंट बोलते हैं, इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। इन दोनों की पूरी चर्चा करेंगे, पूरी तरह से इलेबोरेट करेंगे कि किस तरह से हम इनपुट को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी लिमिट्स को। और साथ साथ हम ये देखेंगे कि प्रिंट फंक्शन के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं जो हम यूज नहीं करते, सिंपली हम प्रिंट कमांड यूज करते हैं। तो उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। चलिए सबसे पहले खोल लेते हैं हम अपना फोल्डर पाइथन ट्यूट्स का, जिसमें हम अपनी सारी कोडिंग करेंगे। इसमें मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा था, इसलिए मैंने कुछ फाइल्स क्रिएट की थी, उन्हें मैं कर देता हूँ डिलीट। और साथ में हम चलते हैं, इसे पाइचार्म के थ्रू ओपन करते हैं ताकि मैं आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझा पाऊँ। ये समझिए मत समझिए क्या लिखा हुआ है, ये मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा था। तो आज के कोड के लिए हम एक नया फोल्डर, एक नई फाइल क्रिएट करेंगे पाइथन की, जिसका नाम रखेंगे हम 9.py। तो 9.py फाइल को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इनपुट। ओके, इनपुट किस तरह से वर्क करता है, उसके लिए हम एक सिंपल फंक्शन लिखते हैं। इनपुट नाम पर देखिए, पाइथन जितनी हम समझते हैं उतनी ही सिंपल है, कुछ ज्यादा खास इसमें है नहीं। तो अगर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लेते हैं हम वेरिएबल लेते हैं ब्रेन। ओके, और उस ब्रेन को वैल्यू असाइन कर देते हैं इनपुट, और उसके अंदर हम लिख देते हैं, या सिंपली हम इनपुट को एज इट इज रहने देंगे। तो ये क्या करेगा, ये जो भी एक इनपुट लेगा और डायरेक्ट उसे ब्रेन के अंदर स्टोर कर देगा। तो और उसके बाद अगर मैं स्टेटमेंट डालूं प्रिंट, और इसके अंदर मैं लिख दूं ब्रेन। देखिए पाइथन प्रिंट क्या करता है, कंसोल के अंदर प्रिंट करने का काम करता है। ओके, कंसोल के अंदर सेम चीज को कॉपी पेस्ट करने का काम कर रहा है। तो अभी इस प्रिंट को भी हम पूरा पढ़ेंगे कि इसके अंदर सिर्फ ये यही एक पैरामीटर होता है, कितने पैरामीटर होते हैं इसके ऊपर भी हम पूरे एक इसी वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम इनपुट फंक्शन पे फोकस करते हैं इस टाइम पे। इनपुट फंक्शन क्या होता है, यूजर से इनपुट लेने के काम होता है। अगर मैं इस फाइल को रन करता हूँ तो ये देखिए, ये मेरे लिए यूजर से इनपुट लेने के लिए आ गया। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो, एंटर करता हूँ, जिसने ब्रेन प्रिंट किया। क्यों किया ब्रेन प्रिंट, क्योंकि मैंने इसे डाला था इन्वर्टेड कॉमास में, तो इसने एज इट इज स्ट्रिंग लिया है। यहीं पे यहीं पे अगर मैं इसे हटा दूं और इसे एक एज ए वेरिएबल प्रिंट करूं, फिर मैं इसे रन करूं और यहाँ पे लिखूं मैं हेलो, एंटर करूं, तो ये देखिए इसने एज इट इज हेलो प्रिंट कर दिया। ओके, इसने हेलो प्रिंट कर दिया। तो ये था हमारा इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट की तरह अब इनपुट के भी तरीके अलग होते हैं। पहली बात सबसे जो आपको ध्यान रखना है, ये जब भी इनपुट लेगा तो ये जो जिस फॉर्मेट में लेगा ये होता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ओके, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा। अब हम फ्यूचर में इसके बारे जब हम वो करेंगे, डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करेगा। ओके, कि यहाँ किस तरह से मतलब हम इसके अंदर अलग अलग इनपुट्स ले सकते हैं। इंटीजर में ले सकते हैं, फ्लोट में ले सकते हैं, फ्लोट मतलब डेसिमल पॉइंट वैल्यू में ले सकते हैं, जिसमें ले सकते हैं हम उसमें आपको बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए आपने बस इतना याद रखना है कि इनपुट हमेशा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट मतलब किसी सेंटेंस में, किसी वर्ड में, या किसी एक करेक्टर, अल्फाबेटिकल करेक्टर में ही ये इनपुट लेगा। ओके, बस जरूरी नहीं है अल्फाबेटिकल करेक्टर, लेकिन जो भी ये इनपुट लेगा ये डबल स्ट्रिंग्स में, डबल कोट्स में लेगा। डबल कोट, सिंगल कोट मतलब कोट्स में लेगा ये वैल्यू, सिंपली वैल्यू। मतलब अगर मैंने कोई इंटीजर भी लिखूंगा, अगर 987 लिखता हूँ, तो इस 987 को भी कोट्स के अंदर ही लेगा, चाहे वो सिंगल कोट्स हो, या मैं सिंगल कोट्स हूँ या फिर डबल कोट्स हो, किसी भी हो। लेकिन मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट डबल कोट्स में ही लेगा, लेकिन हम दोनों से किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, होप आपको इतनी सी बात समझ आ गई होगी कि इनपुट फंक्शन किस तरह से काम करता है। अब इस इनपुट के अंदर भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं। हम जैसा अगर मान लीजिए हमने मल्टीपल लेने हैं, मल्टीपल इनपुट्स एक ही बार में लेने हैं। ओके, तो मैं इस तरह से इसको सेट कर सकता हूँ ब्रेन, या फिर मैं इसे तीन वेरिएबल्स ले लेता हूँ, ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, मैं ए कॉमा बी कॉमा सी नाम के तीन वेरिएबल्स ले लिए और डायरेक्ट उन्हें एक इनपुट कमांड दे दी, प्रिंट इनपुट। तो अभी क्या करेगा, ए बी सी को एक बार में ले लेगा, लेकिन इसको अलग अलग डिफाइन कैसे करेगा कि इसके अंदर क्या वैल्यू लेनी है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट सिंपल फंक्शन यूज करते हैं डॉट स्प्लिट नाम से। डॉट स्प्लिट फंक्शन हम डायरेक्ट रन करेंगे तो ये क्या करेगा, जहां जहां पे स्पेस आएगी वहां से वो डाटा को स्प्लिट करके इनके अंदर स्टोर करता रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख के ए कर दूं और इस करूं इसे मैं रन। ओके, यहाँ पे मैंने इसे रन कर दिया है।
एक मिनट मुझे रन करने दीजिए। यस, मैंने रन किया। ये इनपुट मांग रहा है मुझसे। मान लीजिए मैं इनपुट देता हूँ 6 7 नहीं 9 6 7 9, तीन स्पेस डाली है। जहां जहां मैंने स्पेस डाली है वहां वहां से पहला 6 होगा, फिर वो ए को पहुंच जाएगा, फिर स्पेस आई तो वो स्प्लिट कर दिया उसने, फिर 7 जो अगला 7 आया उसने बी को दे दिया, और ए जो हमारा 9 है वो सी को दे दिया। अब मैं इसे रन करूंगा तो देखिए 6 प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने ए प्रिंट किया था। यहीं पे अगर मैं सी प्रिंट कर दूं और फिर मैं इसे रन करूं, मैं वैल्यूज दे दूं 5 8 5, या कोई वैल्यू चेंज 5 8 9 कर देते हैं, तो देखिए इसने 9 प्रिंट किया है। तो इस तरह से हम इनपुट की वैल्यूज को स्प्लिट आउट कर सकते हैं जिस तरह से हम चाहें। अब इसके अलावा इनपुट लेने के और भी तरीके होते हैं। हम लिस्ट कंप्रीहेंशन के थ्रू ले सकते हैं, फॉर लूप कंप्रीहेंशन के थ्रू ले सकते हैं, लेकिन वो सारा अभी थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। नहीं तो जो मतलब कोडर्स होते हैं वो अपना कोड को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए या ज्यादा छोटा बनाने के लिए इसी फॉर्मेट का यूज करते हैं कि वो लिस्ट कंप्रीहेंशन के थ्रू मैक्सिमम वेरिएबल्स का इनपुट ले सकते हैं। ओके, तो ये से हमारी छोटी बात है। मान लीजिए और सिंपली हमने इसको डॉट अगर हम लिस्ट में कन्वर्ट कर दें इसे, तो ये डायरेक्ट तीनों इनपुट्स लिस्ट में ले लेगा, लेकिन उस चीज को समझने के लिए पहले फॉर लूप लिस्ट ये सब समझना पड़ेगा। तो वो जब हम नेक्स्ट आगे टॉपिक्स में करेंगे तो उस हिसाब से हम आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो साथ साथ में हम आगे बढ़ेंगे। अब एक टाइप आता है कि एक होता है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या करता है कि हमें बताता है कि इस इनपुट का टाइप क्या है। ओके, तो अगर मैं प्रिंट सी है तो सी का अगर मैं टाइप जानना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसको टाइप फंक्शन के अंदर कोड कर दूंगा। ओके, टाइप फंक्शन के अंदर मैं कोड करके इसे अगर प्रिंट करूंगा तो ये अभी सी की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, ये सी का डेटा टाइप प्रिंट करेगा कि सी किस डेटा टाइप का है। तो देखिए अगर मैं मान लेता हूँ 9, अब देखिए मैंने तो इंटीग्रल वैल्यू डाली है लेकिन इसने क्या किया, स्ट्रिंग, इसने बोला है कि ये स्ट्रिंग है, क्योंकि इनपुट हमेशा एक वैल्यू को स्ट्रिंग में ही लेता है। और यही अगर मैं इसे एक फंक्शन होता है इंटीजर के लिए, इंट नाम का फंक्शन, अगर मैं उसे इंट में कन्वर्ट कर दूं, ओके, अगर मैं उसे इंट में कन्वर्ट करके फिर रन करूं, यहाँ पे डाल दो 7 6 8, तो ये देखिए एरर, क्योंकि देखिए अब ये मैं आप चाहता तो इस एरर को पहले सॉल्व करके आपको दिखा सकता था, वीडियो कट कर सकता था। मैंने वो इसीलिए नहीं किया क्योंकि ताकि आपको पता चले कि एरर कहाँ कहाँ आते हैं और किस तरह से आते हैं। हमें पहले इस इंटीजर को एज ए इनपुट लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो वैल्यूज हैं हमें उन्हें डॉट स्प्लिट करना पड़ेगा। अगर डॉट स्प्लिट होने के चांसेस कम है इसमें फॉर्मेट में, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करेंगे हम, क्योंकि प्रोग्रामिंग का मतलब ये ट्राई करना। क्योंकि मैं तीन इनपुट ये देखिए यहाँ पे भी एरर आ गया क्योंकि डॉट स्प्लिट फंक्शन इस तरह से वर्क नहीं करेगा। अब आप समझ चुके होंगे किस क्यों। ओके, अब इंट इनपुट क्या लेगा कि ये सिर्फ एक एक इनपुट पे काम करेगा, इंट इंटीजर फंक्शन ये सिर्फ एक इनपुट के ऊपर काम करेगा। तो हमें डायरेक्ट इसे स्प्लिट करके हम तो इसे यूज कर नहीं सकते, तो हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकते हैं। और अगर मैं कॉमा बी कॉमा सी लिखूं, ओके, मैं तीन वेरिएबल्स हैं लेकिन वैल्यू तो मैं एक ही को दे रहा हूँ, तो ये वैल्यू सिर्फ ए में स्टोर होगी। बाकी दो में क्या स्टोर होता है अभी मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। ओके, अभी मैं प्रिंट सी कर रहा हूँ है ना, तो अगर मैं इसे प्रिंट सी करूँ और इसके अंदर वैल्यू डाल दूं 3, ओके देखिए तो इसने सिंपली एरर दे दिया कि आपने तीन वैल्यू डाली लेकिन आपने कॉल तो सिर्फ एक ही को किया, तो ऐसा क्यों किया आपने, तो इसका इसने सिंपल एरर दे दिया। ओके, कुछ केसेस होते हैं जैसे पाइथन, मान लीजिए सी है, सी प्रोग्रामिंग में अगर आप कोई वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं लेकिन उसे कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते तो वो डायरेक्ट उसे जीरो वैल्यू ले लेता है, लेकिन पाइथन में इस तरह से नहीं होता। देखिए कुछ चीजों में सी अच्छी है, कुछ चीजों में पाइथन अच्छी है, कुछ चीजों में दोनों ही अच्छे हैं और कुछ चीजों में दोनों ही खराब है। तो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कम ज्यादा नहीं समझ सकते। इस पाइथन ये है कि थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड होती है, इसमें जो डायरेक्ट सीधी बात लिखी हुई होती है, जैसे इनपुट करना है तो इनपुट लिखेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट लिखेंगे, आउटपुट प्रिंट करना है तो हम प्रिंट करेंगे। तो वो सारे मतलब बेसिक फंक्शन है, इसमें डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छी तरह से यूज किया जाता है। सी में इस तरह से नहीं होता, सी में हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड होता है, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उन चीजों का हम ध्यान नहीं देते हुए। तो ये थे हमारे इनपुट फंक्शंस को किस तरह से। अब मान लीजिए ए को तो मैंने इंट में कन्वर्ट कर दिया, अब मैं अगर प्रिंट करूं टाइप ऑफ ए, प्रिंट टाइप ए करूं, तो अब ए क्या है, हमारा इंटीजरल फंक्शन है, तो मैं इसे रन करूंगा 5 के साथ, एंटर तो देख क्लास इंट आ गया। और यहीं पे अगर मैं अब इस टाइम पे इसके अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू डालूंगा तो ये यहाँ पे एरर प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए मैं हेलो की देखिए एरर प्रोवाइड किया कि बेस लेटर इंट है और आप इसको हेलो कैसे प्रोवाइड कर रहे हो। तो इस तरह से आपको चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरह से वर्क कर रहा है किस तरह से वर्क नहीं कर रहा है।
इनके अंदर भी फीचर्स होते हैं कि हम ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट डाल के इनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो जब हम फ्यूचर में आगे पढ़ेंगे, सीरीज आगे जाएगी, तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तब हम ये था हमारा इनपुट फंक्शन। अब हम करेंगे प्रिंट फंक्शन के ऊपर बात है। प्रिंट फंक्शन हम सिंपली एक तरह फॉर्मेट होता है पूरा प्रिंट फंक्शन को लिखने का। वो एक फॉर्मेट हम जब लिखेंगे तो वो फॉर्मेट इस तरह से कुछ होता है, जिसमें हम लिखते हैं प्रिंट। सबसे पहले तो हम वैल्यू डालेंगे, फिर उसके बाद हम सेपरेटर सब चीजें डालते हैं। वैल्यू को मैं इन्वर्टेड कॉमा से डाल देता हूँ, क्योंकि वैल्यू हमेशा इन्वर्टेड कॉमा से डलेगी, या तो इन्वर्टेड कॉमा से डलेगी या इंटीजर्स डलेंगे, मतलब वैल्यूज किस हिसाब से भी डल सकती है। सी में होता है कि हमें सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे या फिर किस तरह से लेनी है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें अगर मैं 9 कुछ भी लिखूँ तो वो उस तरह से काम करेगा। सिंपली हमने वैल्यूज, अब हम तक हम सिर्फ प्रिंट का सिर्फ वैल्यू तक फंक्शन यूज करते थे। इसके बाद इसके साथ और 4 पैरामीटर्स भी होते हैं जिनको हम यूज नहीं करते क्योंकि उनकी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अब हम इनके अंदर यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको छोटा छोटा ब्रीफ दे देता हूँ सबका क्या। ये है सेपरेटर। ये सेपरेटर क्या करता है कि हर दो वैल्यूज के बीच में ये एक ऐसा कोटेशन डाल देगा। ओके, हर मतलब वैल्यूज को सेपरेट करने का काम करेगा कि जैसे मान लीजिए अगर स्पेस है, जैसे अभी तो यहाँ पे मैंने स्पेस डाली हुई है तो यहाँ स्पेस चेक करेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूँ तो जहां जहां 1 होगा वहां वहां से सेपरेट कर देगा वैल्यूज। अलग अलग तरीके हैं इसको सेपरेट करने के वैल्यूज। ओके, सेपरेटर क्या काम करता है, वैल्यूज को सेपरेट करने। फिर कहते हैं एंड। ये क्या करेगा कि वैल्यूज को एंड किस तरह से करना है। मान लीजिए अगर मैं 3 वैल्यूज ले रहा हूँ और मैं एंड के अंदर स्लैश एन डाल देता हूँ, वो तीनों को स्लैश एन का क्या मतलब, वो न्यू लाइन कैरेक्टर है, तो ये न्यू लाइन में वैल्यूज ऐड करेगा। यहीं पे अगर मैं डाल देता हूँ एंड के साथ, मान लीजिए डाल देता हूँ मैं जी, तो ये क्या करेगा, अगर 3 वैल्यूज हैं तो तीनों वैल्यूज के एंड में जी प्रिंट कर देगा। ओके, मतलब पहले वैल्यू फिर जी, फिर दूसरी वैल्यू फिर जी, फिर तीसरी वैल्यू और फिर जी। ओके, इस तरह से प्रिंट करता है। फाइल फाइल क्या करता है कि हम प्रिंट फंक्शन को लिखने के बाद हम चाहें तो डायरेक्ट हम फाइल को, डायरेक्ट उस जो आउटपुट है उसको हम फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं किसी। तो फाइल के अंदर स्टोर करने के लिए हम फाइल फॉर पैरामीटर का यूज करते हैं। और लास्ट में आता है फ्लश। फ्लश पैरामीटर्स के आउट से दो आर्ग्यूमेंट्स होती है, ट्रू या फॉल्स। कोई जो ट्रू आर्ग्यूमेंट होती है वो हम तब पास करते हैं कि जब हम चाहते हैं कि जो वैल्यू है वो सिंगल सिंगल बिट या मतलब सिंगल सिंगल कैरेक्टर के थ्रू ही पार्स हो, या सिंगल सिंगल कैरेक्टर के थ्रू प्रिंट हो। ओके, ये थोड़ा स्लो तरीका होता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा प्रिंट फ्लश को फॉल्स रखता है। तो उसकी वजह से वो क्या करता है, एक सेट ऑफ कैरेक्टर एक साथ ही अपलोड प्रिंट करता है जो हमने इसके अंदर वैल्यू दी हो। लेकिन अगर हम फ्लश इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, ओके, तो फिर उसके बाद वो उस पूरे डाटा को सिंगल सिंगल बिट्स या सिंगल सिंगल कैरेक्टर के फॉर्मेट में ही प्रिंट करेगा। ओके, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, मतलब टाइम मिली सेकेंड्स में ही होता है, लेकिन फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन प्रोग्राम के टोटल कंपाइलेशन में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो ये तरीका होता है प्रिंट को लिखने का। इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए कमेंट आउट, और अभी हम इसको रन करेंगे कि किस तरह से ये वर्क हो रहा है। सबसे पहले हम सिर्फ एक वैल्यू डाल के देखेंगे कि प्रिंट वैल्यू किस तरह से करता है। ओके, जब तक हम सब वही करते आ रहे हैं, 3 4 फॉर्मेट्स होते हैं। मैं 34 लेके इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ। ओके, और फिर इसके बाद में 34.76 डाल के मैं एक फ्लोट वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद में इस पूरी वैल्यू को इन्वर्टेड कॉमास में डाल के, डबल कोट्स में डाल के मैं इसे एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर इसके बाद अलग अलग तरीके में इसको लिस्ट में, टपल में, जिस चाहे उस चीज में मतलब बना सकता हूँ, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारा एज इट इज वर्क करेगा जिस तरह से पहले वर्क करता था। तो अब हम धीरे धीरे अगले फंक्शंस पे चलते हैं। उससे पहले हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात कर लेते हैं। फॉर्म मतलब हम किस तरह से काम करते हैं। एक मैंने आपको स्लैश एन बताया कि जो न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए यूज होता है। तो स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर किस तरह से है, मान लीजिए मैं प्रिंट 34 और फिर उसके बाद स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर है, लेकिन इसे हमें एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं इसको लिख, यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं स्लैश एन डाल दूं, इसका क्या काम होगा, ये क्या करेगा, 34 पॉइंट प्रिंट करेगा, फिर स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर, तो ये न्यू लाइन में चला जाएगा और प्रिंट 76 करेगा। मैं आपको एज इट इज प्रिंट करके दिखाता हूँ इसे। ये इनपुट स्टेटमेंट को मैं फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ क्योंकि हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है अभी। ओके, तो ये देखिए, पहले से 34 प्रिंट किया, फिर 34.76 प्रिंट किया, फिर 34 पॉइंट प्रिंट किया, यहाँ पे 34 पॉइंट प्रिंट किया, स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर और 76 प्रिंट किया। अब न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ एक होता है स्पेस कैरेक्टर भी होता है, स्लैश टी नाम से। मैं इसे रन करूंगा तो देखिए क्या आएगा। ये देखिए, इसने थोड़ी सी एक स्पेस दे दी है, प्रोवाइड कर दी है। ओके, और जितने स्लैश टी डालूंगा उस हिसाब से वो उतनी स्पेस प्रोवाइड करता जाएगा। दो स्लैश टी डाले मैंने, तो इसने स्पेस छोड़ दी है, ठीक है, दोगी। तो इस तरह से काम करता है। और देखिए ये इस तरह से वर्क करेगा कि जब आप पहला स्लैश टी डालेंगे तो ये नॉर्मल स्पेस की तरह काम करेगा, और जब आप सेकंड स्लैश टी डालेंगे तो वो उसे एक एज टैब लेगा। ओके, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि जब आप एक बार भी अगर लिखेंगे तो वो उसको भी
हम एक मतलब एक पूरे टैब की तरह ही प्रोवाइड करेगा, लेकिन पाइथन में जो फर्स्ट इनिशियलाइजेशन होती है टैब कैरेक्टर की, वो क्या होता है कि वो पहले एक बार तो सिर्फ एक स्पेस लेगा, ताकि वो मतलब स्पेस नहीं, वो फर्स्ट टैब में जाने की कोशिश करेगा। फर्स्ट टैब की वैल्यू जहां तक होगी उस टैब को प्रोवाइड, अगर नहीं होगी तो वो एक भी स्पेस नहीं लेगा। अगर दो स्पेसेस की जरूरत होगी तो वो दो स्पेस लेगा। मैं आपको इस तरह से दिखाऊं, अगर अगर मैं मान लीजिए एक स्लैश टी लिखता हूँ और यहाँ से पॉइंट हटा देता हूँ, तो अब यहाँ पे दो की स्पेस खाली हो गई। ओके, तो मैं रन करूंगा तो ये देखिए, इसने एक पूरे दो एलिमेंट्स को लगे ताकि ये इस टैप पॉइंट तक पहुंच जाए जहां पे टैप वेरीफाई होता है। ओके, और यहाँ पे अगर मैं एक और हटा दूं तो ये तीन की वैल्यू लेगा, ताकि ये एक टैप तक प्रोवाइड हो सके। ये देखिए, इसने तीन कैरेक्टर्स की वैल्यू ले ली। मतलब ये पहला क्या है कि सिर्फ टैप तक पहुंचाने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद वो एक एक टैप की वैल्यू लेते रहता है। इस तरह से वर्क करता है ये पूरा प्रोग्राम। ओके, तो ये था हमारा कि हम किस तरह से यूज करते हैं। इसके बाद एक चीज होती है कि अगर हम सिंपली न्यू लाइन प्रिंट करना चाहते हैं कि एम्प्टी लाइन प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम प्रिंट डबल कोट्स डाल सकते हैं और उसके अंदर कुछ ना लिखें, तो एज इट इज ये एक सिंगल लाइन प्रिंट कर देगा। लेकिन लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर हम इसमें डबल कोट्स भी ना डालें तो क्या करेगा ये। अगर मैं इसमें डबल कोट्स भी ना करूं तो ये मुझे कुछ नहीं करेगा, ये एम्प्टी लाइन प्रिंट कर देगा। लेकिन यही अगर हम सी प्रोग्रामिंग में कहीं होते तो वहां पे वो एरर प्रो शो कर सकता था हमें। ओके, कि फंक्शन आर्गुमेंट नॉट प्रोवाइडेड, यहाँ पे भी कभी कभी शो कर सकता है। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज सेट है, इसलिए एरर शो नहीं करेगा। लेकिन अगर पाइथन इतना सा इंटेलिजेंट है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट फ्रेमवर्क पे काम करता है, तो वो थोड़ा बहुत यूजर के फ्रेंडली होता है और वो मान जाता है यूजर की बात। लेकिन सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल प्रोग्रामर बेस्ड है, तो वो यूजर्स की भाषा नहीं समझती, यूजर्स की लैंग्वेज नहीं समझती, वो सिर्फ अपना काम करना चाहता है। ओके, अब यहाँ पे आता है फ्लश आर्गुमेंट का काम। फ्लश आर्गुमेंट मैं आपको छोटा सा समझा चुका हूँ किस तरह से वर्क करता है, तो मुझे इसका कोई यूज लग नहीं रहा कि मैं इसके अंदर फ्लश आर्गुमेंट को यूज करके आपको बताऊं। बाकी इसका बस सिंटैक्स यही होता है, फ्लश इक्वल्स टू आप ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, अगर हम ना लिखेंगे तो फॉल्स कंसीडर करेगा उसे, और अगर आप लिखते हैं ट्रू तो वो ट्रू से कंसीडर करेगा। बाकी इस फ्लश का कोई रोल नहीं है। मैं आपको बाकी के जैसे सेपरेटर का रोल बताता हूँ। मान लीजिए मैं तीन वैल्यूज प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे हम करते हैं 34 कॉमा 67 कॉमा 98, मान लीजिए तीन वैल्यूज ली मैंने और यहाँ पे कॉमा डाल के मैंने सेपरेटर यूज कर दिया। सेपरेटर इक्वल्स टू डैश, तो अब ये क्या करेगा, तीनों वैल्यूज के बीच में तीनों वैल्यूज को सेपरेट कर देगा एक डैश के थ्रू। मैं इसे प्रिंट करूंगा तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए 34 डैश 67 डैश 98। यहाँ पे सिर्फ डैश नहीं है, अब डबल डैश लेंगे तो वो डबल डैश रन कर देगा। ओके, सेपरेटर का क्या काम है, अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं तो उन्हें सेपरेट करने का ही काम करेगा, और ये एंड और स्टार्टिंग में नहीं करेगा, यहाँ हर जगह करेगा। और सेपरेटर की जगह एक फंक्शन होता है एंड का, एंड नाम का भी एक पैरामीटर होता है जो भी सेम काम करता है, लेकिन उसके अंदर एक इशू होता है, हम इसे उसे ज्यादा यूज नहीं करते। मान लीजिए सेम प्रोग्राम, ओके मतलब मान लीजिए ये सेम लाइन लिखता हूं मैं, बट इस टाइम विद एंड कैरेक्टर, एंड के साथ करता हूं मैं। ओके, एंड इक्वल्स टू डैश डैश, अब ये देखिए क्या करेगा। हम्म ये देखिए इसने क्या किया, 37 प्रिंट किया, 67 प्रिंट किया, 98 प्रिंट किया और फिर एंड कर दिया। मतलब लास्ट एलिमेंट के बाद ये प्रिंट कर देगा। ओके, तो ये मान लीजिए अगर मैं एंड हर एक में लगाऊं, तो या तो मुझे हर एक में एंड लगाना पड़ेगा ना। ओके, इस तरह से, या तो मुझे हर एक में एंड लगाना पड़ेगा इस तरह से ताकि वो वर्क करे। या फिर ये देखिए वो पहले एरर लेगा, एंड लेगा भी नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट एरर शो कर रहा है कि आपने एक बार एंड यूज कर दिया, फिर उसके बाद आप प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिख सकते। तो एक एंड का ये भी एक हमारे पास डिसएडवांटेज आ जाता है कि हम एंड को इस तरह से यूज नहीं कर सकते। बाकी अगर हम एक फॉर लूप के थ्रू रन करें, ठीक है, अब लूप्स आप बाद में पढ़ेंगे तब हम समझ जाएंगे। कॉन्टिन्यूअस पैरामीटर होता है जिसमें हम अलग अलग वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं रेंज में। तो उसमें क्या होगा कि जब वो रन होगा तो ये एंड को हर बार प्रिंट करेगा और लास्ट में भी प्रिंट कर देगा। ओके, लास्ट एलिमेंट में भी 98 के बाद देखिए एंड इक्वल टू स्लैश कर दिया इसने, तो इस तरह से करेगा। और ये न्यू लाइन कैरेक्टर में नहीं जाएगा अगर हमने एंड का यूज किया, तो अगर हमने सेपरेटर का यूज किया तो वो जब अगली बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे तो न्यू लाइन कैरेक्टर में चलेगा, लेकिन एंड के टाइम पे वो नहीं जाएगा न्यू लाइन कैरेक्टर में। और अगर मैं एंड स्लैश एन कर दूं तब जाके ये न्यू लाइन कैरेक्टर में शिफ्ट होगा। तो ये देखिए यहाँ से न्यू लाइन कैरेक्टर में शिफ्ट हो गए। ओके, ये था हमारा एंड। अब लास्ट में आता है हमारे पास फ्लश फाइल का ऑप्शन। फ्लश का जरूरी नहीं है कुछ समझाना, मैं डायरेक्ट फाइल पे जाता हूँ। फाइल डायरेक्ट इनपुट सेव करने के लिए काम आता है। अब हमारे पास एक फंक्शन होता है ओपन नाम से।
ओके, ओपन नाम का फंक्शन क्या करता है, किसी भी फाइल को ओपन करके डाटा उसमें अपेंड करने का, राइट करने का काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, इस प्रिंट ऊपर वाले प्रिंट में ही काम करते हैं हम। तो यहाँ पे हम नेट लिख दूं कॉमा, और यहाँ पे लिख दूं मैं फाइल इक्वल्स टू, और इस फाइल के अंदर मैं लिख दूं ओपन। पाइथन के अंदर देखिए, पाइथन थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, वो किस तरह से करेगा। ओके, वो अगर फाइल मैं लिखता हूँ, मान लीजिए मैं फाइल लिखता हूँ टी एक्स टी डॉट टी एक्स टी एक्स टी डॉट टी एक्स, सॉरी डब्ल्यू लिख दिया मैंने, कोई नहीं, कैरी तो कर लेगा वो। टी एक्स टी डॉट टी एक्स, मान लीजिए ये फाइल है और इस मेरे फोल्डर में ये फाइल अवेलेबल नहीं है, तो ये क्रिएट कर देगा, लेकिन रीड करते टाइम नहीं। तो आगे हमें लगाना पड़ता है कि हम क्या करवाना चाहते हैं उससे, तो उस केस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो मान ली मैं रख देता हूँ आर, आर का मतलब होगा रीड, तो यहाँ पे वो एरर शो कर देगा, क्योंकि टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल तो कोई है ही नहीं, तो वो उसे रीड कैसे करेगा। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डब्ल्यू राइट करता हूँ या फिर अपेंड करता हूँ, तो वो एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले अगर देखेगा कि फाइल नहीं है तो वो फाइल क्रिएट करेगा, तो उसमें डाटा डाल देगा। सिंपल एज दैट। अब मैं इस लाइन को एज इट इज अगर रन करूँ यहाँ पे और आपको दिखाऊं, प्रोग्राम फिनिश हो गया, ये देखिए ये तीन यहाँ पे प्रिंट भी हो गए, और यहाँ पे टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट हो गई, और इसमें सेम डाटा जो मैंने प्रिंट फॉर्मेट में लिखा था वो सेव हो चुका है। ओके, तो ये था हमारा, किस तरह से हम प्रिंट को पूरी तरह से यूज करते हैं, फाइल एंड सेपरेट, ये सारे तरीके से यूज करते हैं। अब आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, तो अभी हम करते हैं आउटपुट को फॉर्मेट। ओके, अब आउटपुट को फॉर्मेट किस तरह से करेंगे, जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसके अंदर एक फॉर्मेट नाम का फंक्शन होता है, जो आउटपुट को फॉर्मेट करने का काम करता है। तो इसको हम लिखने का एक तरीका होता है, फिर इसके बाद हम एफ स्ट्रिंग्स के थ्रू भी जाएंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एफ स्ट्रिंग्स करा देता हूँ, उसके बाद आपके लिए आसानी होगी इस चीज को समझना। एफ स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है, हम वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स को एक साथ लिखने का काम कर सकते हैं। अगर मुझे बिना एफ स्ट्रिंग्स के लिखना हो तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा एक्स, या फिर मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ एक्स इज, वैल्यू ऑफ एक्स इज, और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉमा डाल के एक्स की वैल्यू देनी पड़ेगी, और उससे पहले मुझे एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू 67। हो गया इस तरह से। तो क्या है, मुझे वेरिएबल के लिए कॉमा डाल के उस स्ट्रिंग से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके मैं इसे स्टोर कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ पे अगर मैं सेपरेटर डाल दूं, कॉमा सेपरेटर हमने अगर सीखा है तो हम इसे यूज क्यों ना करें, ये समझ नहीं आता, हम इसे यूज करेंगे पूरा। अगर मैं इसे लिखूं, देखिए तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 67। ओके, तो इस तरह से हम इसको रन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको एक स्पेस आगे की तरफ डाल देता हूँ, ताकि अच्छी तरह से फॉरवर्ड आए। वैल्यू ऑफ एक्स इज 67, इतना प्रिंट कर दिया। अब यही चीज हमें सेम चीज अगर हमने स्ट्रिंग में प्रिंट करनी है, तो वो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, स्ट्रिंग में हमारे लिए सिंपल इजी कैसे हो जाएगा, कि हमने बस स्ट्रिंग के आगे एक एफ लगाना है। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ किस तरह से। यहाँ पे हमें सेपरेटर फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। अब सेपरेटर फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही हम सिर्फ एक कोट्स के अंदर सारा काम हो जाएगा। हमें हमें लिखना है एफ स्ट्रिंग लगानी है, तो अभी एफ लगाने के बाद स्ट्रिंग के स्टार्टिंग वगैरह में एफ लगा दे, तो इस पूरी स्ट्रिंग को हम एफ स्ट्रिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की तरह काम करता है। ओके, तो मुझे वैल्यू ऑफ एक्स इज देना है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स इज डैश डाल के, इसके बाद हम करली ब्रेसिस का यूज करेंगे। करली ब्रेसिस के अंदर हम वेरिएबल या कोई इंटीजरल वैल्यू शो कर देते हैं, बस स्ट्रिंग के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो हम उसे करली ब्रेसिस के अंदर शो कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम सिंपली एक्स लिख दूं, तो ये देखिए समझने में भी आसानी हो रही है। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज, और ये एक्स वेरिएबल स्टोर किया हुआ है। पहले की तरह हमें पहले एक्स फिर इज, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू, फिर सेपरेटर लगाना पड़ रहा था। मैं ये सारे काम यहाँ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको रन करके दिखाऊं। तो ये देखिए दोनों लाइन एज इट इज सेम प्रिंट हुई है। ओके, और देखिए कोड कितना छोटा हो चुका है। ओके, कितना मतलब लेंथ में फर्क आया है कोड के, तो इस वजह से ये था हमारा फॉर। अब इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं। ये तो एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग डायरेक्ट लिखने का तरीका है। अगर हम एफ स्ट्रिंग का यूज नहीं करना चाहते, मतलब एफ कीवर्ड का यूज नहीं करना चाहते, एफ वर्ड का यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे थोड़ा प्रोग्राम हमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो हम डायरेक्ट बिना उसके भी यूज कर सकते हैं। हमें इसको एफ को हटाना है, और यहाँ पे हमें सिर्फ करली ब्रेसेस डाल के छोड़ देना है, और फिर हमें आगे इस लाइन के आगे लिखना है डॉट फॉर्मेट, और डॉट फॉर्मेट के अंदर मान लीजिए वैल्यू दे देते हैं 2। ओके, तो ये क्या करेगा, इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 2 की ले लेगा। फॉर्मेट 2 लिखा है मैंने, मैं इसे रन करूंगा, देखिए द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2 प्रिंट हो चुका है। ओके, और इसमें ये क्या कि मैं मैक्सिमम जितनी चाहे उतनी वैल्यूज डाल सकता हूँ, मैं स्पेस डाल के जितने
मान लीजिए मैं चार लिख दिए, ओके। और मैं चारों की वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्मेट में डिफाइन कर सकता हूँ, 67, 45, 34, 3, यस, इस तरह से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। मैं इसे रन करूंगा तो देखिए वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, 67, 45, 30, इस तरह से रख सकता हूँ मैं इसे। और मैं इनका ऑर्डर, फॉर्मेट फंक्शन की ये खासियत है कि मैं इसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसके ऑर्डर में लिख देता हूँ यहाँ पे, सिक्स तो है ही नहीं मेरे पास, जीरो। अब देखिए ऑर्डर हमेशा पाइथन में जीरो से ट्रैक होता है, ये जीरो एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट और ये थर्ड एलिमेंट। ओके, तो इसको रन करने के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं जीरो, यहाँ पे लिख दूं मैं वन, यहाँ पे लिख दूं मैं टू, और यहाँ पे लिख दूं मैं थ्री, इस तरह से लिख दूं, मैं इसे रन करूंगा तो ये देखिए ऑर्डर चेंज हो चुका है। सबसे पहले आया है वन, फर्स्ट एलिमेंट क्या था, 67, 67। फिर सेकंड एलिमेंट था हमारा 45, तो 45 प्रिंट हो गया। फिर हमारा जीरो एलिमेंट मतलब टू था, तो टू प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद हमारा थर्ड एलिमेंट 33 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम डॉट फॉर्मेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं प्रिंट में, ताकि हम फॉर्मेटिंग हो जाए। प्रिंट को फॉर्मेट करने के तीन तरीके हैं, देखिए मैंने आपको सेम तीन तरीका दिया, इनमें से जो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल लगे वो आप यूज कर सकते हैं। मुझे स्पेशली स्ट्रिंग्स वाला तरीका ज्यादा खास लगता है। फॉर्मेट वाला तरीका मैं ज्यादा यूज करता नहीं, लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका है रन करने के लिए, ये ताकि वैल्यू सारी एक जगह ही स्टोर्ड रहें, इस तरह से काम होता है। लेकिन स्ट्रिंग मुझे पर्सनली पसंद है, आपकी अपनी अपनी चॉइसेस हो सकती है। जरूरी नहीं है कि इसके अंदर मैं इंटीजर डालूं, इसके अंदर मैं वेरिएबल्स भी स्टोर कर सकता हूँ, डायरेक्ट वेरिएबल उसमें चला जाएगा। एक और बात है फॉर्मेट की, कि हम जो फॉर्मेट में कर सकते हैं, हमें 0, 1, 2, 3 लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स, ओके, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, और मुझे पता तो चल गया कि एक्स कैन स्टोर होगी, और यहाँ पे तो एक्स वैल्यू शो नहीं होगा क्योंकि 0, 1, 2 ही है सिर्फ। तो इधर मैं सिंपली कर सकता हूँ कॉमा डाल के, अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू लिख दूं 89, तो ये क्या करेगा, जो इस एक्स है इसके अंदर 18 स्टोर कर देगा, ओके। 18 स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर करके उसे प्रिंट कर देगा। इतना इजी है, एज सिंपल एज दैट। और मैं यहाँ से एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा मुझे, सॉरी यहाँ पे थ्री की जगह मुझे वन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उतनी वैल्यूज है ही नहीं कि वो जो उसको एक्सेस कर पाए। अब मैं इसे रन करूंगा तो ये देखिए सबसे पहले एक्स था, तो एक्स की जगह 89 प्रिंट होगा क्योंकि एक्स, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, एक्समैन लिख सकता हूँ मैं, ओके। एक्समैन लिख दिया तो यहाँ पे मैं इस वेरिएबल का नाम एक्समैन कर दूंगा, तो फिर ये एक्समैन एक्समैन की जगह पे सेव हो जाएगा। अगर मतलब हम नहीं डालते हैं तो वो 0, 1, 2 की फॉर्मेट मिलेगा। अगर हम कुछ स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हम उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर्मेट फंक्शन की ये सबसे खास बात है। इसके अलावा मैं उस डिसाइड कर सकता हूँ कि वो चीज कितनी प्रिंट हो, कितनी प्रिंट ना हो। ओके, इसका सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक ही के थ्रू बताऊंगा मैं आपको, बाकी सारे हटा देता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो ज्यादा। ओके, अब यहाँ पे मैं लिख दूं, मान लीजिए लिख देता हूँ जीरो। यहाँ सबसे पहले तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि क्या है, ओके। फिर भी मैं लिख देता हूँ जीरो, जीरो वाला प्रिंट करना है हमें, ओके। और यहाँ पे हमें प्रिंट करना है 0.2f, ओके। सॉरी, 0.2f नहीं, %2f हमें लिखना होता है। और मैं इसे फिर, और यहाँ पे मैं 0.6785 ऐसे लिख दूँ वेरिएबल। मैं इसे रन करूंगा, इनवैलिड फॉर्मेट स्क्वायर का ऑप्शन आया है। मैं इसे एक मिनट, मैं इसे पॉइंट में लिख के देखता हूँ, क्योंकि जहां तक मुझे याद था पॉइंट ही था। लेकिन मैंने पता, यस, पॉइंट। पॉइंट क्या करेगा, ये क्या करेगा, डायरेक्ट 0.2f का क्या मतलब हुआ, कि जो ये जीरो एलिमेंट पे वैल्यू है इसको 0.2f, मतलब फ्लोट के टू डेसिमल प्लेसेस तक, टू प्लेस ऑफ वैल्यू तक इसे सेव कर दो। तो इसने 0.6758 था, तो इसने इसे कंप्रेस करके इसे 0.68 कर दिया, ओके। इधर राउंड ऑफ में वैल्यू ले आया सेकंड नंबर तक। यहीं पे अगर मैं इसे थ्री कर देता, 0.3f, तो ये क्या करेगा, तो इसे 0.676 लिख देगा, क्योंकि 58 को उसने कर दिया, सिक्स बना दिया। अब इसके अंदर और फीचर्स होते हैं, मान लीजिए पॉइंट से पहले जो मैं लिखूंगा वो उस तरह से प्रिंट करेगा। पॉइंट से पहले अगर मैं लिख देता हूँ फोर, ओके, 4.3f लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास ये, और मैं इसे रन करूँ तो ये देखिए इसने क्या किया, मतलब ये मिनिमम फोर तो लेगा ही लेगा। 0.4 का मतलब क्या होता है, मिनिमम फोर लेगा। और अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ दो वैल्यूज देता हूँ, ओके, तो ये क्या करेगा, 62 लेगा और स्पेसिस क्रिएट कर देगा उनके बीच में, ताकि हम उसे यूज कर पाए। ये था हमारा इसका तरीका, किस तरह से हम इसे यूज कर रहे हैं।
ये था हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम। फॉर्मेट स्पेसिफायर किस तरह से वर्क होता है, किस तरह यूज होता है, मैंने आपको कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी बता दिए हैं। तो ये 0.3f यूज कर सकते हैं, 4.3f यूज कर सकते हैं। वो क्या मिनिमम 4 वैल्यू लेगा, अगर उससे कम होगी तो स्पेसिस ऐड कर देगा, वो सब कुछ करेगा काम, ओके। तो यहाँ से हम आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे अपने पाइथन ऑपरेटर्स के ऊपर अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा गाइस, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।